नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। आइए सबसे पहले बात करते हैं खाद्य एवं पोषण के बारे में। हालिया अध्ययन के अनुसार 76% ग्रामीण भारतीय पौष्टिक आहार वहन कर सकने में असमर्थ हैं। इस अध्ययन में वर्ष 2011 के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के डेटा सेट द्वारा उपलब्ध करवाए गए नवीनतम खाद्य मूल्य और मजदूरी संबंधी आंकड़ों का उपयोग किया गया है। आइए अब जानते हैं इस अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष। अध्ययन के मुताबिक वर्ष 2011 में भारत में महिलाओं के लिए अनुशंसित आहार की लागत 45.1 रुपए थी, जबकि पुरुषों के लिए अनुशंसित आहार की लागत यानी कॉस्ट ऑफ अ रिकमेंडेड डाइट 51.3 रुपए थी। ग्रामीण भारत में निर्धनता की तुलना में पोषण असुरक्षा बहुत ज्यादा है। भारत की केवल 22.5% जनसंख्या निर्धन है, जबकि ग्रामीण भारत में 63.3% लोग अनुशंसित आहार की लागत को वहन कर सकने में असमर्थ हैं। मानसून के महीनों के दौरान पोषण संबंधी असुरक्षा चरम पर होती है और जुलाई महीने में ये स्थिति उच्चतम अवस्था प्राप्त कर लेती है। ये अनुशंसित आहार की लागत में होने वाली वृद्धि से प्रेरित है। वर्ष 2001 और वर्ष 2011 के बीच पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए अनुशंसित आहार की लागत में 3.5 गुना से अधिक की वृद्धि हुई थी। इसके अलावा अस्थिरता में भी वृद्धि हुई है। अनाज की बजाय दूध और सब्जियां पौष्टिक आहार बजट के महत्वपूर्ण व्यय घटक हैं। अध्ययन में कुछ सुझाव भी प्रस्तुत किए गए हैं, जैसे कृषि का पोषक तत्व आधारित खाद्य पदार्थों की ओर विविधीकरण करना, ग्रामीण आय में सुधार हो, स्वास्थ्य आहार विविधीकरण के लिए विपणन और संवर्धन रणनीति पर बल दिया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय पोषण संस्थान ने आहार संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो अनाज, प्रोटीन, डेयरी, फल, सब्जियां और तेल तथा वसा की व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत खाद्य पदार्थों के सेवन की ओर संकेत करते हैं। इस अध्ययन में भारत के 380 ग्रामीण जिलों में उपलब्ध प्रत्येक खाद्य समूह में सर्वाधिक वहनीय खाद्य पदार्थों की लागत के आधार पर CORD यानी कॉस्ट ऑफ रिकमेंडेड डाइट का अनुमान लगाया गया है। अगली खबर पर्यावरण से संबंधित है। 18 अक्टूबर को राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने अपनी स्थापना के 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। एनजीटी की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत वर्ष 2010 में ही की गई थी। इसका उद्देश्य पर्यावरण, वन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण आदि से संबंधित मामलों का प्रभावी और त्वरित निपटान सुनिश्चित करना है। ये नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों पर कार्य करता है। इसे वाद दायर करने के 6 महीने के भीतर ही उनके अनिवार्य निस्तारण के लिए अधिदेशित किया गया है। इसकी प्रधान पीठ नई दिल्ली में स्थित है और क्षेत्रीय पीठें भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में अवस्थित है। इस अधिकरण को अपने स्वयं के निर्णयों की समीक्षा करने की शक्तियां प्राप्त हैं। यदि ये ऐसा करने में विफल रहता है तो निर्णयों को 90 दिन के भीतर उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। एनजीटी ने अलमित्रा H पटेल बनाम भारत संघवाद में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को लागू करने के लिए राज्यों को निर्देशित किया था और अपशिष्ट के भूमि पर खुले में दहन को प्रतिबंधित किया गया था। तो वहीं समित मेहता बनाम भारत संघ और अन्य वाद में प्रदूषणकर्ता द्वारा भुगतान सिद्धांत को लागू किया गया था। हालांकि एनजीटी के समक्ष कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे एनजीटी को देश भर में पर्यावरण संबंधी मुकदमों की बढ़ती संख्या का निपटान करने के लिए 10 न्यायिक और 10 विशेषज्ञ सदस्यों की न्यूनतम सदस्य क्षमता कभी प्राप्त नहीं हुई है। ये सुनिश्चित करने के लिए कोई संस्थागत तंत्र उपलब्ध नहीं है कि पर्यावरण विनियामक प्राधिकरण यानी एनजीटी के आदेशों का अनिवार्य अनुपालन करें। आइए अब एनजीटी का न्याय निर्णय क्षेत्राधिकार देखते हैं। इस अधिकरण के पास ऐसे सभी सिविल मामलों पर अधिकारिता प्राप्त है जिसमें पर्यावरण से संबंधित कोई महत्वपूर्ण प्रश्न निहित होते हैं। एनजीटी के दायरे में आने वाले कानूनों में शामिल है जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991, जैव विविधता अधिनियम 2002। अगली खबर न्यायपालिका से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध आरोपों की जांच करने के लिए तंत्र। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा था, जिसमें उच्चतम न्यायालय के एक पदासीन यानी सिटिंग न्यायाधीश के विरुद्ध कदाचार की शिकायत की गई थी। पिछले कुछ वर्षों में किसी न्यायाधीश के विरुद्ध लैंगिक उत्पीड़न, दुर्व्यवहार या अक्षमता के साथ साथ कदाचार के मामलों की जाँच के लिए 3 प्रमुख तंत्र स्थापित किए गए हैं, जैसे न्यायालय की आंतरिक प्रक्रिया 1999,
क्रियान्वय, लैंगिक उत्पीड़न संबंधी दिशा निर्देश और सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर पद से हटाए जाने के लिए सिफारिश करना। पद से हटाए जाने के संबंध में कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 124 के उपबंध 4 के अनुसार होती है। इसके तहत किसी न्यायाधीश पर सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आरोप में लोकसभा के कम से कम 100 या राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित नोटिस के आधार पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसके तहत शिकायत संसद के संबंधित सदन के पीठासीन अधिकारी को की जाएगी और यदि नोटिस उचित प्रारूप में है तो पीठासीन अधिकारी शिकायतों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन करेगा। समिति में उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या एक न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश और एक पारंगत विधिवेत्ता शामिल होंगे। वहीं न्याय की आंतरिक प्रक्रिया के तहत कदाचार की शिकायत किसी भी व्यक्ति द्वारा दायर की जा सकती है। इसके तहत शिकायत भारत के मुख्य न्यायाधीश या भारत के राष्ट्रपति के पास दर्ज की जा सकती है। इस मामले के तहत सीजेआई ये निर्धारित करता है कि शिकायत आधारहीन है या गंभीर। यदि सीजेआई को ये समाधान हो जाता है कि शिकायत में गंभीर कदाचार या अनुचित व्यवहार का मामला शामिल है तो वे संबंधित न्यायाधीशों को प्रतिक्रिया के लिए निर्दिष्ट कर सकता है। प्रतिक्रिया और सहायक सामग्री के आधार पर यदि सीजेआई इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि शिकायत की गहन जांच की आवश्यकता है तो वे एक जांच समिति का गठन भी कर सकते हैं। न्यायालय की आंतरिक जांच समिति में 3 न्यायाधीश शामिल होंगे, जिनमें उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीश और अन्य उच्च न्यायालयों के 2 मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। उच्चतम न्यायालय लैंगिक उत्पीड़न विनियमन 2013, इसके तहत किसी महिला द्वारा लैंगिक उत्पीड़न की लिखित शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। ये शिकायत लिंग संवेदीकरण और आंतरिक शिकायत समिति के पास की जा सकती है। यदि GSICC इस संदर्भ में संतुष्ट हो जाती है कि शिकायत वास्तविक है तो वह शिकायत की जांच करने के लिए 3 सदस्यीय आंतरिक उप समिति का गठन करेगी। इस जांच समिति की संरचना की बात करें तो समिति में GSICC के सदस्य या GSICC द्वारा नामित व्यक्ति शामिल होंगे, जिसमें एक महिला और एक बाह्य विशेषज्ञ व्यक्ति का बहुमत होगा। आइए अब बात करते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र की। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा सतत नगर पालिका ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा विकसित की गई है। CSIR द्वारा विकसित इस प्रसंस्करण सुविधा द्वारा न केवल ठोस अपशिष्ट के विकेंद्रीकृत निपटान में सहायता प्राप्त हुई है, बल्कि सूखे पत्तों और सूखी घास आदि जैसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध अनावश्यक पदार्थों से मूल्यवर्धित अंतिम उत्पादों के निर्माण में भी सहायता प्राप्त हुई है। ये अनुमान लगाया गया है कि देश में प्रतिवर्ष लगभग 62 मिलियन टन अपशिष्ट का सृजन होता है। इनमें से केवल 75 से 80% नगर पालिका अपशिष्ट को एकत्र किया जाता है और केवल 22 से 28% का ही प्रसंस्करण और उपचार होता है और शेष का भूमि भराव क्षेत्रों में निपटान कर दिया जाता है। ऐसा अनुमान है कि वर्ष 2031 तक नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का उत्पादन बढ़कर 165 मिलियन टन हो जाएगा। नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन से संबद्ध मुद्दों में पुनर्चक्रण गतिविधियों का सीमित उपयोग, गैर औद्योगिक परिसंकट में अपशिष्ट का अपर्याप्त प्रबंधन, अपर्याप्त भूमि भराव क्षेत्र निपटान, सेवा कवरेज का अभाव आदि शामिल है। नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के निम्न स्तरीय होने की वजह से सतही और भूजल प्रदूषण के साथ साथ आसपास की आबादी और संपत्तियों आदि पर स्वास्थ्य संबंधी पर्यावरणीय एवं आर्थिक खतरे उत्पन्न होते हैं। सरकार द्वारा नवीन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 को अधिसूचित किया गया है। ये नियम नगर पालिका क्षेत्रों से परे बाह्य क्षेत्रों पर भी लागू होते हैं। आपको बता दें कि ये नियम शहरी समुदायों, जनगणना शहरों, अधिसूचित औद्योगिक कस्बों आदि तक विस्तारित हैं। अगली खबर मानवाधिकार से संबंधित है। लॉकडाउन के बाद घरेलू नौकरों के अधिकार सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में घरेलू नौकरों द्वारा नियोक्ताओं एवं घरेलू नौकरों के सार्वभौमिक पंजीकरण और इस संबंध में राष्ट्रीय कानून की मांग करते हुए एक घोषणा पत्र जारी किया गया है। कोविड-19 के परिणाम स्वरूप अनेक लोग आजीविका, सुरक्षात्मक उपकरण और वायरस के बारे में सूचना और स्वास्थ्य सेवाओं तक न्यायोचित पहुँच से वंचित हो गए हैं। कम से कम 85% श्रमिकों को उनका पारिश्रमिक प्राप्त नहीं हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार घरेलू कार्य से तात्पर्य घर के कामकाज से है, जैसे कि सफाई करना, खाना बनाने का कार्य, बच्चों की देखभाल और ऐसे अन्य कार्य जो पारिश्रमिक हेतु किसी नियोक्ता के लिए किए जाते हैं। ये कार्य निरक्षर महिलाओं या अल्प शिक्षित लोगों को आजीविका के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO के अनुसार वर्ष 2011-12 में भारत में घरेलू नौकरों की संख्या 37.4 मिलियन थी। घरेलू कार्य से संबंधित श्रमिकों के संदर्भ में
में भारत में ऐसा कोई भी कानून नहीं है जो सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता हो, न्यूनतम वेतन को अनिवार्य करता हो और प्रतिदिन कार्य के अधिकतम घंटों को निर्धारित करता हो। आइए अब जानते हैं सरकार द्वारा इस संबंध में किए गए कुछ प्रयास। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 और महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 लागू किए गए हैं। केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने घरेलू नौकरों के लिए कल्याण बोर्डों का गठन किया है, जहां पर वे पंजीकरण करके कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। थाईलैंड में छात्रों का विरोध प्रदर्शन। हाल ही में थाईलैंड सरकार द्वारा छात्रों के विरोध प्रदर्शन से निपटने के लिए देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। वर्तमान असंतोष का कारण वर्ष 2014 में सेना द्वारा बलात् सत्ता परिवर्तन से संबंधित है, जिसके द्वारा वर्तमान प्रधानमंत्री श्री प्रयुक्त ने सत्ता प्राप्त की थी। छात्र अब प्रणालीगत लोकतांत्रिक सुधारों यानी संसद का विघटन, विरोधियों के उत्पीड़न का अंत, संविधान में संशोधन और साथ ही राजा की शक्तियों पर अंकुश लगाने की मांग कर रहे हैं। डिजिटल न्यूज में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा का निर्धारण किया गया। हाल ही में सरकार ने डिजिटल न्यूज में 26% तक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान कर दी है। ये न्यूज समूहकों, वेबसाइट्स, एप्स और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित हो रहे समाचारों को अपलोड करने वाली संस्थाओं और साथ ही साथ न्यूज एजेंसियों पर भी लागू होगा। इसका उद्देश्य भारत के घरेलू मामलों में विदेशी प्रभाव और हस्तक्षेप को नियंत्रित करना है और साथ ही न्यूज साइटों में चीनी और अन्य विदेशी फंडिंग पर अंकुश लगाना है। ये नए नियम डिजिटल मीडिया पर भारतीय समाचार प्रकाशकों को विदेशियों द्वारा वित्त पोषित प्रकाशकों के साथ समान स्तर पर प्रतिस्पर्धा संबंधी अवसर प्रदान करते हैं। इससे प्रिंट मीडिया इकाइयों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा और डिजिटल मीडिया इकाइयों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा के बीच समानता भी स्थापित होगी। बुल्ढाना पैटर्न और तमस्वदा पैटर्न, ये महाराष्ट्र में जल संरक्षण की प्रणालियां हैं। नीति आयोग बुल्ढाना पैटर्न के आधार पर जल संरक्षण की दिशा में एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने पर विचार कर रहा है। जल संरक्षण के बुल्ढाना पैटर्न को राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण और जल संरक्षण के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए लक्षित किया गया है। इसमें राजमार्गों के निर्माण के लिए जल निकायों, निकास नालियों और नदियों से प्राप्त की गई मृदा और रेत का उपयोग किया जाता है। वर्धा और नागपुर जिलों में अपनाए गए तमस्वदा पैटर्न में प्राकृतिक जल निकायों की जल संग्रहण क्षमता को बढ़ाने के लिए जल संचयन, संरक्षण और भूजल पुनर्भरण कार्य को वरीयता प्रदान की जाती है। उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवसंरचना में सुधार के लिए कोष। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST द्वारा वर्ष 2000 से 2001 में FIST यानी फंड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रारंभ किया गया। फिस्ट का उद्देश्य नए और उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने और नई प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में आधारभूत संरचना और सक्षम सुविधाएं प्रदान करना है। प्रत्येक परियोजना के लिए समर्थन की अवधि अधिकतम 5 वर्ष तक की होगी। DST द्वारा न केवल प्रायोगिक कार्यों के लिए बल्कि सैद्धांतिक कार्यों, विचारों और उद्यमशीलता की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए भी शोध एवं विकास अवसंरचना के निर्माण के लिए फिस्ट का पुनर्गठन किया जा रहा है। बेपी कोलंबो, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA का एक संयुक्त उद्यम है। ये बुध ग्रह के लिए प्रथम यूरोपीय मिशन है और एक ही समय में बुध ग्रह और उसके गतिशील वातावरण की पूरक माप प्राप्त करने पर लक्षित 2 अंतरिक्ष यान प्रमोचित करने वाला पहला मिशन है। इसमें 2 अलग अलग कृत्रिम उपग्रह शामिल हैं, जिसमें ESA का मरकरी प्लैनेट ऑर्बिटर MPO और JAXA का मरकरी मैग्नेटोस्फेरिक ऑर्बिटर MMO या MIO हाल ही में बेपी कोलंबो द्वारा शुक्र ग्रह के निकट से अपने प्रथम गमन को सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया है। स्लीनेक्स 20, ये भारतीय नौसेना और श्रीलंकाई नौसेना के बीच वार्षिक स्तर पर आयोजित किया जाने वाला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। भारत और श्रीलंका के बीच अन्य सैन्य अभ्यास हैं अभ्यास मित्र शक्ति, भारत श्रीलंका SF अभ्यास, संवेदना आदि। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।